नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और आप देख रहे हैं संजीवनी। संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आपके परिवार की सेहत की फिक्र है। इस माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं और रोज की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नाक अगर बंद हो और सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो तो क्या हाल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कई बार ये बीमारी बढ़ती उम्र के साथ तो कई बार जन्मजात होती है। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं कि सर्दी में क्यों बढ़ जाती है सांस से जुड़ी बीमारियां और क्या है इन बीमारियों का आयुर्वेदिक इलाज। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे आंखों की थकान आप कैसे दूर करें, 5 नुस्खे कौन कौन से हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि सर्दी में सांस संबंधी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। नाक से निकलता है पानी, बार बार आती है छींकें, सांस लेने में होती है दिक्कत, गले में रहती है खराश, सांस की तकलीफों का आयुर्वेदिक इलाज। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, सुबह जल्दी उठना, सैर पर जाना, ये तो एक स्वस्थ शरीर की खैर निशानी है और एक अच्छी आदत भी है। लेकिन जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारियां हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए सुबह की सैर कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर ठंड का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो उसमें इट इज नॉट एडवाइज्ड। क्यों? क्योंकि उनका फेफड़े कमजोर हैं और ठंड के मौसम में अर्ली मॉर्निंग इज वेरी कोल्ड, तो इसलिए एडवाइस ये किया जाता है कि आफ्टरनून में या शाम के टाइम जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब वो सैर के लिए जाएं। दूसरा कारण ये भी खतरनाक इसलिए माना जाता है इसको कि आजकल अगर शहरों की बात करें तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और खास तौर से जो अर्ली मॉर्निंग का जो पोल्यूशन, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं काफी लो होते हैं। जैसे जैसे दिन टेम्परेचर बढ़ता है वो ऊपर जाता है पोल्यूशन, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में लो होता है। इसलिए आमतौर पर जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, दमा के जो रोगी होते हैं, उनको डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं कि बहुत अर्ली मॉर्निंग में ठंड के टाइम में सैर पर नहीं जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को सांस की बीमारी है, इन रोगियों की संख्या सर्दियों में एकदम से बढ़ जाती है, तो ऐसे में गिरते तापमान की वजह से हमारे शरीर पर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठंड का मौसम आता है, तो उसमें एक तो डेफिनेटली जो हमारे लंग्स हैं उनमें म्यूकस जो है, म्यूकस कफ जिसको बोलते हैं हम, तो वो म्यूकस थोड़ा विकृत हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में कफ की, आपने देखा होगा कफ के रोग कई लोगों को होते हैं, कफ का संचय होने लगता है सर्दियों के अंदर, जमा होने लगता है वो। दूसरा, वातावरण के अनुसार ड्राइनेस भी होती है, खुश्की होती है। आपने देखा होगा सर्दियों में होंठ फटने लगते हैं, त्वचा ड्राई हो जाती है। इसी तरह से इंटरनली लंग्स के अंदर भी ड्राइनेस पैदा होती है और वो बलगम जो अंदर होता है वो और सूख जाता है। तो मूल कारण, ये तो टेक्निकल तरीके से मैंने समझाया आपको, लेकिन सिंपल भाषा में अगर कहें तो डेफिनेटली ठंड जब पड़ती है तो ठंड का सीधा संपर्क हमारी नाक, गला और फेफड़ा इससे होता है, क्योंकि हम सांस जो लेते हैं, ठंडी हवा अंदर जाती है तो वो हमारे शरीर को प्रभावित करती है, उसमें रोग पैदा करती है। इसलिए क्या करना है आपको, वो आज बताएंगे, ध्यान से सुनते रहिए कि किस प्रकार से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, सांस संबंधी रोगों पर हम डॉक्टर साहब आज बात कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिससे हमें दो चार होना पड़ता है सर्दी के मौसम में? सर्दी के मौसम में देखिए, नाक में जनरली नाक से शुरू होता है। नाक ठंड लगेगी तो छींके आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आएगा, कभी कभार नाक बंद होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट गले में चला जाता है इन्फेक्शन, तो गला खराब होना, गले की जो गले में दुखन होना या गले में बलगम जम जाना, कभी कभार इतना भी होता है कि आपको गले की से आवाज ही नहीं आती, आवाज निकलनी बंद हो जाती है। देन वी गो इनटू द लोअर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़ों तक अगर हमारा ये प्रभाव पहुंच जाता है तो फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, श्वास कष्ट उष्ट को बोलते हैं आम भाषा में। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलेंगे आपको अस्थमा हो गया है, या आपको जो है ब्रोंकाइटिस हो गया है, या आपको जो है कुछ और इन्फेक्शन हो गया है लंग्स में, कई प्रकार के नाम वो आपको बताएंगे। लेकिन हम अगर सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो इस प्रकार से नाक, गला, फेफड़े के रोग हमें होते हैं।
चलिए बच्चों और बुजुर्गों को लेकर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बच्चों के बारे में बताइए, सर्दियों में बच्चों को कौन कौन सी सांस से जुड़ी दिक्कतें होती हैं या बीमारियां हो सकती हैं जिस वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, और इसके साथ ही वो कौन से बच्चे हैं जो सामान्य बच्चों की तुलना में जिन्हें ज्यादा खतरा रहता है बीमारी लगने का? देखिए, बच्चों में आमतौर पर सभी बच्चों में ठंड में प्रॉब्लम आ सकती है। उसका रीजन ये है कि इम्यूनिटी उनकी कमजोर होती है, छोटे हैं, अभी बहुत शक्ति नहीं है, और जो प्रॉब्लम्स आती है उनको नाक बहना, कोल्ड या फिर पसलियां चलना, खांसी होना, ये सब प्रॉब्लम्स उनको आमतौर पर देखी जाती हैं। जैसा आपने पूछा कि भाई कौन से बच्चों में ज्यादा ये प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ बच्चे बाय बर्थ वीक होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके घर में भी हो सकते हैं कि उनको हल्का सा जो है थोड़ा ठंडा भी, अगर स्मेल भी आ जाए, फ्रिज के पास भी थोड़ा सा देर खड़े हो गए, कुछ ठंडी चीज उन्होंने एक घूंट भी कुछ ले लिया, या हल्की सी ठंड लगी, या फिर जो है डस्ट से या किसी और स्मोक से उनको एकदम से जो है ये एलर्जिक रिएक्शन या एक तरह से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो जो कमजोर बच्चे हैं, जो कमजोरी से मतलब उनके शरीर से नहीं है, यहाँ पर जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक है, वो बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं ठंड में। तो बच्चों के बारे में तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया। अब डॉक्टर साहब से हम बुजुर्गों की चर्चा कर लेते हैं, बुजुर्गों के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा की हो गई है, जिनके उम्र के साथ साथ फेफड़े कमजोर हो गए हैं, वो लोग सांस संबंधी बीमारियों से कैसे बचें? देखिए, सबसे बढ़िया इलाज है कि थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपके लंग्स को मजबूत करें, क्योंकि एजिंग है, डेफिनेटली ओल्ड एज में लंग्स क्या पूरी बॉडी के हमारे ऑर्गन्स कमजोर होने लगते हैं, इम्यूनिटी हमारी कमजोर होने लगती है। तो बड़ा अच्छा एक इसका उपचार है कि च्यवनप्राश का सेवन करें। च्यवनप्राश एक ऐसा टॉनिक है जो हमारे लंग्स को मजबूत करता है, और इसमें काफी सारी जड़ी बूटियां, काफी सारे ऐसे तत्व डले होते हैं जो आपके फेफड़ों को मजबूत करते हैं। या घर में आपके अगर शहद है तो शहद का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक बहुत अच्छा काम करती है, सौंठ बहुत अच्छा काम करती है। सौंठ आप शहद में मिला करके, गर्म पानी में, दूध में मिला करके पिएंगे तो उससे भी आपको फेफड़े आपके मजबूत रहेंगे। अगर बलगम वहाँ कुछ थोड़ा बहुत बनता है या कोई कफ का प्रकोप होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे सर्दी के मौसम में सांस संबंधी बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक टिप्स कौन कौन से हैं। देखिए, अगर आपको सर्दियों में स्वस्थ रहना है तो सौंठ, काली मिर्च, दालचीनी, चाहे तो हल्दी, 4 चीजें मिला लीजिए बराबर बराबर, एक मिक्सचर बनाइए। इसको गर्म पानी से सुबह शाम आप 1-1 चम्मच सेवन करिए। बहुत बढ़िया फार्मूला है। या सुबह जब आप उठते हैं और ऑफिस जाते हैं तो गर्म पानी लीजिए 1 लीटर, या 1 लीटर पानी में अदरक, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा मेथी और सौंफ, 4 चीजें, अगेन दालचीनी, अदरक, मेथी और सौंफ, 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के बॉईल कर लीजिए। ये छान करके इस पानी को आप अपने साथ रखिए, थोड़ा थोड़ा दिन भर पी लीजिए। थर्मस में रखेंगे, गर्म रहेगा तो ज्यादा फायदा करेगा। और इसके अलावा बहुत सिंपल है, अगर गले में खराश है, कुछ आपको चेस्ट में कंजेशन फील होता है, बलगम बाहर नहीं निकल रहा है, सूखा हुआ खांसी हो रही है, तो मुलेठी, हल्दी और सौंठ, 3 चीजें बराबर बराबर मिक्स करके इनको आप सेवन करिए। डेफिनेटली च्यवनप्राश रेगुलर खाइए। हल्का सा जो है सरसों का तेल, तिल का तेल गर्म करके चेस्ट में मालिश करिए या पूरी बॉडी में मालिश करिए। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और सर्दियों में किसी प्रकार की तकलीफ आपको नहीं आएगी। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर स्पेसिफिक कोई समस्या है आपकी, किसी तरह का कोई भी रोग है, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित है या किसी भी शरीर के अंग में या आपके माइंड में या कोई साइकोलॉजिकल, इमोशनल कोई भी प्रॉब्लम है, जीवा के डॉक्टर्स आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। उनसे बातचीत करिए और अपने रोग को जल्दी से जल्दी जड़ से नष्ट करिए। कानपुर से ही सोनू जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी सोनू जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मुझे जानना था, मेरे चेस्ट के नीचे हल्का फुल्का पेन होता है, चेस्ट के नीचे। चेस्ट से नीचे? हाँ जी। देखिए, चेस्ट से नीचे नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है वो है पेट का हिस्सा, हम उसको बोलते हैं। आमतौर पर अगर वहाँ दर्द होता है तो पित्त के कारण होता है, यानी कि गर्मी या एसिडिटी की वजह से होता है। चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें, बहुत ज्यादा तीखी मिर्ची वाली चीजें, उनको मत खाइए, क्योंकि यहाँ पित्त बढ़ने से इन्फ्लेमेशन, सूजन कई बार अंदर हो जाती है। मुलेठी का चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को ताजे पानी में घोल के आप पी जाइए तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन परहेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
ये मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि यदि आपको रोग अपना जड़ से ठीक करना है तो उसके लिए ये समझना जरूरी है पहले कि मेरे रोग का मूल कारण क्या है, जो कि हम वात पित्त कफ की भाषा में आपको समझाते हैं। और दूसरी चीज, उस पर्टिकुलर कारण को हमें रोकना है, उसको बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि इधर हमने कुछ दवाई बताई, आपको कुछ नुस्खा बताया, वो आप ले रहे हैं, उधर उसको बढ़ा भी रहे हैं, फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। तो रोग को जड़ से ठीक करने के लिए 2 काम जरूरी हैं। एक निदान परिवर्जन हम बोलते हैं, यानी कि जो कारण है उसको अलग रखो। दूसरा जो है, जो दोष बढ़ा हुआ है उसको बैलेंस करना है। और ये चीज अगर अच्छी तरह से समझ नहीं आती है आपको, तो हम आपके साथ हैं। जब भी आपकी इच्छा हो आप फोन करें और हमसे बात करें। दिल्ली से मोहित जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी मोहित जी, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैं अभी 24 साल का हूँ जी। ठंड के चलते हेयर फॉल काफी तरह बढ़ गए हैं। अच्छा, तो इस रिगार्डिंग आप थोड़ा सा बताएंगे कि हेयर फॉल को रोकने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे और आपको हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके अच्छे बाल हों और आप दोबारा अपना जो भी आपका पैशन है उसमें जाके काम करें और उसको अचीव करें। तो बालों के लिए देखिए सिंपल सी चीज है, सबसे पहले हेयर फॉल का कॉज हमें ढूंढना पड़ता है। डेंड्रफ उसका कॉज है, या कोई इन्फेक्शन है स्कैल्प में, या फिर इंटरनल कॉज है, गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, पित्त ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सब तमाम चीजें, मेरा जैसा मैं बार बार अपने शो के माध्यम से बताता हूँ कि हम पहले पेशेंट से पूरी हिस्ट्री लेकर के उसको समझते हैं। आपको मैं इतना ही कह सकता हूँ भाई कि अगर बाल आपके गिर रहे हैं तो जीवा का एक हेयर केयर पैक है, बहुत अच्छा पैक है, उसमें ऑयल है, टॉनिक है, कुछ खाने के लिए टैबलेट्स हैं, वो जरूर मंगा लीजिए। गर्म चीजें बंद कर दीजिए, नॉन वेज, अंडा, तीखी चीजें, तली चीजें, तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसका बिल्कुल आपको सेवन नहीं करना है। इससे बहुत ज्यादा हीट बढ़ती है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और बालों में ऑयलिंग रेगुलर करें, तेल जरूर लगाएं सप्ताह में 2 बार कम से कम, और अच्छी तरह से बालों की केयर करें तो आपके बाल सुंदर और घनिष्ठ बनेंगे और डेफिनेटली आपकी सुंदरता को और बढ़ाएंगे। गुड़गांव से निधि जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी निधि, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? हाँ जी, मुझे ना जी, हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने लास्ट टाइम कलरिंग करवाई थी, उसके बाद से मुझे हेयर फॉल बहुत हो रही है। जी देखिए, कलरिंग कराई आपने तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे तत्व हों, ऐसे कुछ केमिकल्स हों जो आपके बाल को सूट नहीं करते। तो मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताता हूँ कलरिंग का, उसका प्रयोग करिए आप। थोड़ा सा जो है आंवले का पाउडर लीजिए, लोहे के बर्तन में उसको भिगो दीजिए, चाहे तो थोड़ी उसमें मेहंदी भी मिला लीजिए, ज्यादा नहीं तो ब्राउन हो जाएंगे बाल आपके। और ये जो मिक्सचर है इसको ओवरनाइट सोक करो लोहे के बर्तन में, बिल्कुल ब्लैक काला हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप बालों पर लगाएं, लेप लगाएं, अच्छी तरह से आधा घंटा उसको रहने दें, उसके बाद वॉश करें। ऐसा सप्ताह में 2-3 बार आप लगाएंगे तो आपके जो है बाल भी गिरने रुकेंगे और जो दूसरी प्रॉब्लम्स बालों की है आपकी, वो भी आपको नहीं होंगी। कलर लगाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करिए तो आपके बाल ज्यादा अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। हरियाणा से सीमा जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी सीमा, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी नमस्कार जी। मेरे जो वन साइड ना पेन होता है, हेड पेन होता है, सर में दर्द रहता है बहुत। कितने दिन से है दर्द? जी 1 मंथ से है। 1 मंथ। तो इसमें क्या उल्टी भी आती है आपको? या उल्टी आने को होती है क्या? जी नहीं, उल्टी नहीं होती है, बट बहुत ज्यादा दर्द रहता है सर में। अच्छा, देखो सिर दर्द तो एक ऐसा मैं लक्षण कहता हूँ उसके कि जो कारण उसके बहुत सारे हो सकते हैं, तो कारण को ढूंढना चाहिए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि आधे सिर में होता है, तो कई बार इसका संकेत हमें ये बताता है कि भाई नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि नर्व्स हमारी खिंच जाती हैं, स्ट्रेच्ड हो जाती हैं। तो एक तो उस एरिया में अगर थोड़ा सा आप गर्म पानी से कुछ स्नान करें, गर्म तेल से हल्की जेंटल मालिश करें, या कुछ और आप कुछ पानी बोतल में भर के थोड़ा सेक करें, तो उष्णता जो है वो हमारी नर्व्स को अच्छी लगती है। क्योंकि हमारी जो वात नाड़ियां हैं वात से चलती हैं, वात कूल होता है, ठंडा होता है। तो उसके विपरीत हम कुछ करें, स्निग्ध करें या ऑयली कुछ चीज लगाएं तो उससे फर्क पड़ता है। और दूसरा जो है इंटरनल भी हमें देखना पड़ेगा। कभी कभार ये कोई डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, एसिडिटी की वजह से हो सकता है। महिलाओं में एक और कॉमन सा कारण होता है कि अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज कोई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण भी हो सकता है। कभी कभार व्हाइट डिस्चार्ज वगैरह जो होता है उसकी वजह से भी सिर दर्द होता है। कानपुर से हमारे दर्शक गौरव जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी गौरव जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर, एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, मेरे को ना नाक अक्सर रात के टाइम में बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। जी,
और जिसकी वजह से मेरे नाक में भी दर्द रहता है और चेस्ट में भी काफी ज्यादा पेन मेरे को शुरू हो गया अभी लास्ट 2 हफ्ते से। जी देखो, ये जो संकेत है ये दिखाता है कि कफ का प्रकोप है, कफ नाक में बलगम जमता है और चेस्ट में भी शायद जमा होने लगा है, इसलिए आपको चेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आपको आजकल आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले कफ वर्धक चीजें आपको नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, दूध से बनी चीजें, तली चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन ना करें। और ये करने के साथ साथ 2-3 चीजें आपके रसोई में उपलब्ध हैं, हल्दी, सौंठ और दालचीनी। हल्दी, सौंठ, दालचीनी तीनों को बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण का क्या करना है आपने, इस चूर्ण को आप जो आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से या शहद में मिला करके आप उसको चाटते रहिए, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सोते समय नाक में थोड़ा स्टीम ले लें, अच्छा रहेगा। और स्टीम लेने के बाद अगर हो सके तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में तेल मिलते हैं कई नाक में डालने वाले, वो आप हमारी क्लिनिक से मंगा लीजिए। वो नाक में थोड़ा डाल करके सो जाइए, नाक खुली रहेगी, आपको जो है कफ भी नहीं बनेगा और क्या होगा, साथ साथ आपका जो रोग है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप इस नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आंखों की थकान दूर करने के लिए 5 नुस्खे कौन कौन से आप अपना सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, आप देखते रहिए संजीवनी। आज संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे आंखों की थकान कैसे आप दूर करें, कौन कौन से 5 नुस्खे आप लोग अपना सकते हैं। देखिए, आंखों की थकान को दूर करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि दिन में 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से आप आंखों को धोएं, पानी के छींटे मारें। जब आप शाम को घर पहुंचते हैं तो आप खीरे का स्लाइस काट करके आंखों पर रखें। ये दूसरा आपको फार्मूला अच्छा है। तीसरा ये है कि अगर दूध घर में होता ही आपकी फ्रिज में, एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लो, दूध में डिप करके, ज्यादा नहीं तो आगे फैलेगा, उसको डिप करके और आंख के ऊपर रख लीजिए, चारों तरफ अच्छी तरह से फैला के। दैट इज वेरी यूजफुल। अगर तरबूज का सीजन है तो तरबूज का एक स्लाइस काट के आप रख सकते हैं। बादाम का जो तेल होता है, बादाम के तेल से आंखों के चारों तरफ अच्छी तरह से जेंटल मसाज करें और गुलाब जल आंखों में डालें, इससे आपकी आंखों की थकान दूर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें आप जरूर अपनाएंगे और अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करेंगे। आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा आयुर्वेद